चलिए आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक फोन कॉल किसी की जिंदगी की आखिरी आवाज बन सकती है? और क्या वही कॉल किसी की मौत की वजह भी बन सकती है? हाँ। और अगर ऐसा होता है तो इसे क्या कहा जाएगा? मतलब एक दुखद आत्महत्या या फिर एक सोचा समझा अपराध, एक परफेक्ट क्राइम? बिल्कुल। आज हम पूजा सिंह के मामले की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक क्राइम स्टोरी का शुरुआती हिस्सा है जो हमें इस उलझी हुई कहानी के कह सकते हैं कि पहले कुछ घंटों में ले जाता है। सही बात है। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस कहानी के तथ्यों को परत दर परत खोलना है। हाँ, और ये समझना कि शुरू में ये मामला कैसा दिख रहा था। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि कौन सी छोटी छोटी चीजें थीं, कौन से सुराग थे जिन्होंने एक साधारण से दिखने वाले मामले को एक गहरी साजिश की तरफ मोड़ दिया। चलिए तो फिर इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के एक शांत शहर माधोपुर से। मधुपुर तो मतलब एक ऐसी जगह जहां जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। हाँ, जहाँ बड़ी घटनाएं कम ही होती हैं। और इसी शांत माहौल में रहती थीं 26 साल की पूजा सिंह। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। अच्छा। और जो शुरुआती जानकारी है वो पूजा की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करती है। एक साधारण पहनावा, सीधी सरल सोच वाली लड़की। मतलब उसकी दुनिया बस उसके स्कूल के बच्चों और माता पिता के आसपास ही थी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जानकारी में इस बात पर खास जोर है कि उसका कोई दुश्मन नहीं था, कोई बुरी आदत नहीं थी। बिल्कुल सामान्य जिंदगी। हाँ, सब कुछ नॉर्मल था जब तक वो एक रात नहीं आई। और यही बात इस केस को इतना रहस्यमयी बना देती है। देखिए, जब भी कोई ऐसी मौत होती है तो जांच करने वाले सबसे पहले मोटिव ढूंढते हैं। हाँ, कोई वजह, कोई कर्ज, कोई दुश्मनी, कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता। लेकिन पूजा के मामले में शुरू में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसी लड़के जिसकी जिंदगी में कोई साफ साफ परेशानी नजर नहीं आती, वो अचानक अपनी जान क्यों लेगी? बिल्कुल। और यही सवाल किसी भी जांच की दिशा तय करता है। तो सीधा उस रात पर चलते हैं। तारीख थी 12 अगस्त। और समय भी बहुत जरूरी है। रात के 10:17। पूजा अपने कमरे में थी और दरवाजा अंदर से बंद था। उसकी माँ मीना देवी किचन में काम कर रही थी। तभी उन्होंने पूजा की कांपती हुई आवाज सुनी। वो फोन पर थी। और उन्होंने जो शब्द सुने वो बहुत परेशान करने वाले थे। पूजा कह रही थी, बस रोहित, अब और नहीं, प्लीज। आवाज में एक बेबसी थी। जैसे वो कोई बहस खत्म करना चाह रही हो पर कर नहीं पा रही हो। और इसके ठीक बाद पूजा ने वो वाक्य कहा जो शायद किसी भी माँ बाप के लिए सुनना सबसे भयानक है। क्या कहा उसने? उसने कहा, ये मेरी आखिरी कॉल है। और कॉल कट हो गई। कमरे में एकदम खामोशी। यहाँ एक पल रुकना जरूरी है। उसकी माँ ने इसे एक नॉर्मल झगड़ा समझा। हाँ, होता है ऐसा। उन्हें लगा कि प्रेमियों के बीच की कोई आम नोकझोंक है। उन्हें इस बात का मतलब अंदाजा तक नहीं था कि उनकी बेटी के आखिरी शब्द थे। ये तो किसी भी पेरेंट का सबसे बड़ा डर होता है कि किसी अपने की तकलीफ को वक्त पर न समझ पाना। तो कॉल कटने के बाद क्या हुआ? 10 मिनट बीत गए, पूजा कमरे से बाहर नहीं आई। तो माँ को थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने आवाज लगाई, पूजा बेटा। कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया होगा, जोर जोर से। लेकिन अंदर से बस खामोशी थी। और वो खामोशी ही सबसे ज्यादा डरावनी थी। और दरवाजा तो अंदर से बंद था। जी। घबराहट में उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और जब आखिरकार दरवाजा टूटा तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। पूजा फंके से लटकी हुई थी। और उसका मोबाइल फोन? वो बिस्तर पर पड़ा था, स्क्रीन बंद, जैसे उस फोन के साथ साथ एक जिंदगी भी खामोश हो गई हो। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची होगी। हाँ, और यहां से केस की असली जांच शुरू होती है। पहली नजर में सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, आत्महत्या। बिल्कुल। और वजह भी साफ थी ना, दरवाजा अंदर से बंद था। हाँ, ये पहला और सबसे मजबूत पॉइंट था कि कोई बाहर से अंदर आकर दरवाजा बंद नहीं कर सकता था। और कमरे में कोई संघर्ष का निशान भी नहीं था। कोई निशान नहीं, चीजें अपनी जगह पर थीं। और पूजा के शरीर पर भी कोई बाहरी चोट नहीं थी जो किसी हाथापाई की तरफ इशारा करे। तो पुलिस ने इसे अपनी केस डायरी में कैसे लिखा? उन्होंने इसे अप्राकृतिक मृत्यु यानी अननेचुरल डेथ के तौर पर दर्ज किया। अच्छा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसका मतलब है कि मौत का कारण तुरंत साफ नहीं है। ये हत्या, आत्महत्या या हादसा, तीनों के लिए जांच के दरवाजे खोले रखता है। मतलब पुलिस ने इसे सीधे सुसाइड मानकर केस बंद नहीं किया? नहीं, हालांकि शुरू में झुकाव उसी तरफ था। उस वक्त के सबूतों के हिसाब से ये अंदाजा गलत भी नहीं लग रहा था। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी।
एक और दुखद खबर बनकर रह जाती। लेकिन तभी इंस्पेक्टर वर्मा, जो केस के इंचार्ज थे, उनकी नजर दो छोटी लेकिन बहुत अहम चीजों पर पड़ी। और यहीं से मामला पलट गया। बिल्कुल, जो केस बंद होता दिख रहा था वो असल में अब शुरू होने वाला था। तो पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी पूजा का वही मोबाइल फोन जो बिस्तर पर पड़ा था। उन्होंने कॉल हिस्ट्री चेक की होगी। हाँ, फोन उठाकर देखा, आखिरी कॉल रोहित के नाम पर। रोहित हार्ट नाम से सेव था वो नंबर, दिल वाले इमोजी के साथ। तो ये नाम एक गहरे रिश्ते की तरफ इशारा कर रहा था। हाँ, पुलिस के लिए अब एक नाम और एक चेहरा सामने आ गया था। ये तो एक बड़ा सुराग था, लेकिन दूसरी और शायद सबसे अहम चीज, मेज पर एक डायरी रखी थी। उसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। एक लाइन? हाँ, उस पर लिखा था, मैं गलत नहीं हूं लेकिन मुझे गलत बनाया जा रहा है। मैं गलत नहीं हूं लेकिन मुझे गलत बनाया जा रहा है। इसे एक सुसाइड नोट क्यों नहीं माना गया? बहुत अच्छा सवाल है, और यही सवाल इंस्पेक्टर वर्मा के दिमाग में भी आया था। देखिए, सुसाइड नोट्स में अक्सर एक तरह की निराशा होती है, माफी होती है, या किसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे मेरी मौत का जिम्मेदार वो है। बिल्कुल। लेकिन इस लाइन का टोन वो अलग था। ये एक दलील जैसी लगती है, जैसे कोई खुद को किसी आरोप से बचा रहा हो। इसमें आत्महत्या का इरादा नहीं, बल्कि एक संघर्ष का संकेत था। सही पकड़ा। ऐसा लग रहा था कि पूजा मरने से पहले अपनी बेगुनाही का सबूत छोड़कर जाना चाहती थी। इसी फर्क ने इंस्पेक्टर का ध्यान खींचा। तो एक फोन कॉल में एक नाम और एक डायरी में एक रहस्यमयी लाइन, बस इन दो चीजों ने पूरे केस का नजरिया ही बदल दिया। और एक साधारण आत्महत्या का मामला एक आपराधिक जांच में बदल गया। हाँ, जो केस बंद होने की कगार पर था वो अब नए सिरे से खुल चुका था। पुलिस के सामने अब नए सवाल थे। दरवाजा अंदर से बंद था, तो क्या किसी ने पूजा को ऐसा करने पर मजबूर किया? मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना। हो सकता है। और वो डायरी की लाइन, मुझे गलत बनाया जा रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था, या कोई झूठा इल्जाम लगा रहा था? ये सारे सवाल अब जांच के केंद्र में थे। पुलिस की थ्योरी अब एक सीधी साधी आत्महत्या से हटकर एक ऐसी साजिश की तरफ जा रही थी जिसमें शायद फोन कॉल एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ हो। तो जो मामला पहले नजर में बिल्कुल सीधा लग रहा था, वो अब कई सवालों से घिर चुका है। एक तरफ वो परिस्थितियां हैं जो आत्महत्या की ओर इशारा करती हैं, जैसे अंदर से बंद दरवाजा, और दूसरी तरफ वो डायरी का पन्ना और एक रहस्यमयी फोन कॉल जो किसी साजिश का संकेत दे रहे हैं। हमारी जानकारी इस कहानी को इसी मोड़ पर छोड़ती है, जहां रहस्य अपने चरम पर है। बिल्कुल, एक क्लासिक क्लिफ हैंगर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब सबसे बड़े सवाल यही है, ये रोहित कौन है? उसका पूजा से क्या रिश्ता था? उस आखिरी फोन कॉल में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूजा को इतना डरा दिया या उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, ये आत्महत्या थी या एक साजिश? बिल्कुल। वैसे ये कहानी आज के डिजिटल दौर से जुड़ा एक बहुत गहरा विचार भी देती है। कैसे? हम अक्सर सबूतों को फिजिकल रूप में देखते हैं, एक हथियार, खून के निशान, हाँ, टूटे हुए ताले। सही। लेकिन इस मामले में सबसे बड़े सुराग डिजिटल और लिखित हैं। एक कॉल लॉग और एक डायरी का पन्ना। मतलब अपराध का तरीका भी बदल रहा है। सही कहा। हमारा मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पल का गवाह है। हमारी खुशी, हमारी दुख, हमारे राज, सबका डिजिटल रिकॉर्ड। ये किसी की बेगुनाही का सबूत भी हो सकता है। और कभी-कभी, जैसा इस मामले में शक है, किसी अपराध का हथियार भी। पूजा की मौत के पीछे की सच्चाई शायद उसी के फोन और उसी की डायरी में छिपी है। इस पर सोचना चाहिए कि हमारे पीछे छूट गए डिजिटल और कागजी निशान हमारी कौन सी कहानी बताते हैं।